हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 49 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ट्रेडमिल पर भागते हुए उसने कदम बदतरीज बढ़ती हुई स्पीड के साथ साथ तेज होते जा रहे थे। बाकी चारों परेशान कुन नजरों से उसको काफ़ी देर से नोटिस कर रहे थे, जो कल के जामों की परवाह के बिना पिछले 1 घंटे से एक्सरसाइज कर रहा था और अब पूरे 15 मिनट से दीवाना वार बिना रुके हुए ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था। हालिफ बस कर रहा, तेरे जम गहरे हैं यार, पसीना जमू पर लगेगा तो जलन होगी। उसके बाद साइकिलिंग करते हुए रोहान ने झटके से उससे ट्रेडमिल को पावर ऑफ किया था और ट्रेडमिल एक झटके से रुक गया था। तभी हालिफ ने गुड़कर रोहान को देखा था। घूना बंद कर और इधर चलकर बैठ, बहुत हो गई एक्सरसाइज। रोहान से पकड़कर अपने साथ लिए आगे बढ़ गया था। सामने बेंच पर हाथ दी और फहीम कानों पर हैंड फ्री लगाए हुए कान पर फोन पर कुछ देख रहे थे। हालिफ के आते ही वो हैंड फ्री उतार फोन सैप पर रख चुके थे। पीछे ही रकीम कांधों पर हैवी वेट रखे हुए लिफ्टिंग मशीन पर वेट लिफ्टिंग कर रहा था। वो भी एक सेट कंप्लीट कर चुका था। वहीं पर हालिफ और रोहान के साथ आकर बैठ गया। हालिफ, तूने पुराने जम्मू पर बैंडेज ना करके पहले ही उन्हें बिगाड़ लिया और अब ये काल के जाम भी अभी भी ताज़ा हैं, उन्हें भी बेहतियाती से हराब कालेगा। रोहान ने हालिफ को पानी की बोतल देते हुए कहा था, कुछ नहीं होगा मुझे, हासी डीट जान हो। हालिफ लापरवाही से बोलता हुआ पानी पीने लगा था। तूने सफीन के साथ ठीक नहीं किया हालिफ, और अफसोस हमें इस बात का है कि तूने हम लोगों को भी इस बारे में नहीं बताया। तू जब उसे निकाह कर चुका था उसको मार पीटने की क्या जरूरत थी, और फिर रेप, कितना घटिया वर्ड यूज किया गया है तेरे इस वहशना सलूक के लिए। आदि ने संजीदा लहजे में हालिफ से कहा था, बकवास बंद कर, दोबारा से ये लफ्ज अपनी जुबान पर मत लाना। बीवी है वो मेरी, नाजायज रिश्ता कायम नहीं किया है मैंने उसे। मानता हूँ गुस्से में उस पर हाथ उठाकर मैंने एक बहुत ही बड़ी गलती की और आज तक उसकी सजा खुद को दे रहा हूँ, मगर मुझे गुस्सा सफीन और सनान को एक साथ देखने पर था। मेरे नकाम में रहकर उसे कोई अनजान शख्स छुए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं सफीन को उसकी मर्जी के बिना हासिल किया, नफ्स के हाथों मजबूर होकर नहीं। वो मेरी इज्जत है, मैंने उसे पामाल नहीं किया। इस सारे अमल में उसकी मर्जी शामिल थी, मगर है तो वो मेरी बीवी ही ना। उसे जल्द या बदे मेरी जिंदगी में मेरी बनकर आना ही था, इसलिए उसके और मेरे रिश्ते को आइंदा इस लफ्ज की गाली मत देना। हालिफ बरहम होकर गुस्से से बोला था, ये मैं नहीं कह रहा, सब घर वाले कह रहे हैं। बड़े पापा, बड़ी मामा, भाई, सब लोग तेरे बनाए इस जबरदस्ती के ताल्लुक को इसी लफ्ज को गाली दे रहे हैं, क्योंकि जो कुछ तू कर चुका है ना, वो मुराद एंड फैमिली के लिए मियाँ बीवी के हकूक़ फ़राइज़ से बहुत ही परे की चीज़ है मेरे भाई। जिस आज़ाद मुआशरे में वो लोग रहते हैं ना, वहाँ पर ऐसा वाशाना लोग रेप की कैटेगरी में ही आता है। इसलिए आशा ने तेरे अमल को इन्हीं अल्फाज में बयान किया है। हालदी ने हालिफ को सच का आईना दिखाया था, जिस पर लब बीच कर खामोश हो गया था और गुस्से से बंद हाथों की मुट्ठियां अपने हाथ पर मारने लगा था, जबकि रकीब, रूहान और फ़हीम खामोशी से बैठे थे। आशा ने ठीक नहीं किया, उसने इस पूरी बात को गलत रूह से सबके सामने पेश करके हालिफ को सबकी नजर से गिरा दिया है। बड़े पापा तो अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। हालिफ, तुझे कैनेडा से यहाँ आते ही उसे बात कर लेनी चाहिए थी। हो सकता है तू पहले उन्हें सब बता देता तो वो तेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझकर इतना ज्यादा शदीद रद्दअमल ना देते, आयशा की प्लानिंग भी फेल हो जाती है। रकीब भी मायूस सा बोला था। तभी हालिफ ने सर उठाकर शिकायती नजर से फाहिम को देखा था, क्योंकि ये सच था कि हालिफ फाहिम की खातिर चुप था, वरना इस हरकत पर वो आयशा को अच्छी तरह मजा चखा देता। हाशिम के ज़माने में वो जान चुका था कि आयशा ने सब कुछ जाविया शाह को बताया था। फाहिम भी उसकी नज़रों का महफूज समझ चुका था, इसलिए गहरी सांस लेते हुए बोला, आयशा की फिक्र ना कर, उसने जो चांद चढ़ाना था ना चढ़ा चुकी है। अब कुछ भी करने से पहले उसे पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। मास्टर प्लान तो बड़ा अच्छा बनाया था उसने, मगर अफसोस बेचारी के जासूस पकड़े गए। फाहिम शरारा से मुस्कुराता बोला था। आदि और रकीम तो रिलैक्स बैठे थे, लेकिन हालिफ और रोहान फाहिम को नासमझी से देखने लगे। कौन से जासूस, किस प्लान की बात कर रही है तो? हालिफ ने फहीम से पूछा था, जबकि फहीम ने शरारत से आंख मारते हुए बोला, यार मेरी शेरनी मुझसे नफरत निभाते हुए हासिल नडार हो गई है। खुद को पूरे जंगल की रानी समझकर ज्यादा ही चालाकी का मुजाया कर रही थी और शेर की नजर में दोल जोंक कर उस पर अनड्रैक छोटे मोटे हमले भी कर थे, मगर शायद भूल गए थे कि जंगल पर राज हमेशा शेर का चलता है, उसकी अकेली शेरनी का नहीं। अफसोस अपने शेर से भिड़कर बेचारी खुद ही अपनी दुश्मन बन रही थी, मेरी चालाक शेर ने। फहीम जोर से हंसता था, जैसे अपनी ही बात का मजा ले रहा हो। हैर हैर तो हुआ ये है तो ये हुआ कि यार कि मेरी जाने दो बेवकूफ़ जासूसों को हमारी जासूसी करने के लिए केंद्र से हम सबके पीछे लगाया था, जो हमारे लम्बे लम्बे की रिपोर्ट तो दे रहे थे। उनमें से एक बेचारा कराची का रहने वाला एक करप्ट सा पुलिस वाला है, आशा की पाकिस्तानी क्लासमेट का भाई, और आशा पर फुल ऑन कुर्बान गया, उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में लगा रहता है बेचारा। छी छी छी,
आशा ने इस बात का फायदा उठाकर उसे मार्डूसू की जिम्मेदारी दे डाली थी। इस गधे को आशा की नजरों में हीरो बनने का शौक चढ़ा हुआ था, इसलिए 15 दिन से बेचारा हमारे पीछे था। परसों फार्म हाउस के पास इस वीरान जंगल में आशा का आना इसी सिलसिले की कड़ी थी और हमारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन उसे जावियर हाउस से दी जा रही थी। दरअसल उसका एक चेला भी है जो 10 दिन पहले जावियर हाउस नौकरी के बहाने आया था और सदा की रहमदिल ममानी जाने बिना किसी तफ्तीश के तरस खाकर उसे अपने काम पर रख लिया था। कल दिन में जो कुछ हुआ हमारे फार्म हाउस से आने के बाद उसने कल पूरे प्रोग्राम की वीडियो बनाकर आशा को भेज दी। मजीद मालूमात भी ये रात से भेज रहा है। भला हो ये हमारे प्यारे दिल भड़कर। उसने क्वार्टर के बाहर खड़े होकर उसकी सारी बातें सुन ली और उसे डर लिया। तू तो है कल शौक मना रहा था इसलिए तुझे कुछ पता नहीं है, मगर हम लोग रात को बाहर लॉन में बच्चों के साथ निकले हुए थे, तभी दिलबर उसे पकड़कर मामू जान के पास लेकर जा रहा था। हम लोगों की इत्तेफाक इन दोनों पर नजर पड़ गई और जब हमने सारा मामला पूछा तो दिलबर ने हमें बताया ये किसी को हमारे घर की सुबह से अब तक की सारी रिपोर्ट दे रहा है, खसूसन हम लोगों के नाम लेकर। बस फिर रकीम के 2-4 पंजे पन्ने थे, उसने सब कुछ उगल डाला और नतीजा तेरे सामने है। ये अपने आदि ने वीडियो बनाई थी ना, देख। फ़हीम ने पूरी बात हैरत से मुंह खुले सुनते हुए हाल के उसके हाथ से फ़ोन लेकर वीडियो देखनी शुरू कर दी थी, जिसमें वो सांवला सा लड़का उनके घर में काम करने वाला नया नौकर शोकर था जो कुछ दिन पहले ही काम पर आया था। अब फोन स्क्रीन पर फ़हीम की गिरफ्त में खड़ा रो रहा था और रकीम एक के बाद एक 25 माह का उसे स्वाब पूछ रहा था। बोल किस किस कहने का कार्य है तू ये सब, वरना मुंह तोड़ दूंगा। रकीम ने एक पंच शाकर के मुंह पर मारते हुए कहा था, मुझे आशा साहब ने भेजा था, मैं तो यहाँ का रहने वाला भी नहीं हूँ जी, कराची से आया हूँ। मैं आशा साहब के घर पर काम करता हूँ। उन्होंने पैसों का लालच देकर मुझसे कहा कि मुझे आपके घर में रहकर एक एक पल की रिपोर्ट उन्हें देनी है। वो जी 15 दिन 16 दिन से आशा साहब यहीं थे, आप लोगों पर नजर रखे हुए थे, मगर उन्हें 4 दिन पहले किसी अर्जेंट केस के सिलसिले में कराची वापस जाना पड़ा। आशा साहब ने मुझे बताया था कि ये सब वो आशा मैडम के कहने पर कर रहे हैं जो उनकी दोस्त है और कनाडा में रहती है, मगर उनके जाने से पहले मैडम पाकिस्तान आ गई थी और सर ने मैडम से मेरी बात करवा दी और मैडम ने मुझसे कहा कि मैं आप लोगों पर नजर रखूं, आप लोगों के बारे में सब कुछ रोज उन्हें बताऊं, खासकर ये कि आपकी फैमिली के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, कौन सबसे ज्यादा आप लोगों को प्यार करता है, कौन आपके सबसे ज्यादा करीब है, मैं एक एक बात उन्हें बताऊं। उस काम के लिए वो मुझे रोजाना 10,000 रुपये देंगे। मैं लालच में आ गया था सर, इसलिए राजी हो गया। मैं रोजाना नए नए बहानों से आप लोगों के घरों में आने जाने लगा। मजीद मालूमात के लिए मैंने चारों घरों के नौकरों से दोस्ती बढ़ा ली और बातों बातों में आप लोगों के मतलब सारी बातें मालूम कर ली। मैं रोज आशा मैडम को सारी रिपोर्ट देता था। वो रोते रोते बोल रहा था, क्या क्या बताया तूने आशा को, बता जल्दी से। शाकर के पीछे खड़े फ़हीम ने उसके गर्दन को जोर से जकड़ते हुए पूछा। बताता हूँ, गर्दन छोड़े मेरी। वो जोर से खांसता हुआ बोला। तभी फ़हीम ने उसके गर्दन छोड़ दी थी। वो जी आशा मैडम को मैंने ही जाविया सर के इस्लामाबाद जाने का बताया था, साथ ही दिलबर से उनके आने का दिन भी मैंने बहाने से पूछ लिया था। फिर बाद में मैंने मैडम को आप लोग के फार्म हाउस जाने के बारे में बताया था और पहले की तरह बातों बातों में दिलबर से फार्म हाउस का एड्रेस और आपके आने का भी पूछ चुका था। आज दोपहर में जब मैं वीडियो बना रहा था तो दिलबर हंटा लेकर बाहर आया था, तब उसकी नजर मुझ पर पड़ गई थी। मैंने उसे सफाई का बहाना करके जांच छुड़ा ली थी, मगर शायद उसे मुझ पर शक हो गया था, इसलिए तब से वो मुझ पर नजर रखे हुए था और अभी भी आशा मैडम को आप लोगों के दिन भर की रिपोर्ट देकर उसी के बारे में बता रहा था कि दिलबर को मुझ पर शक हो गया। तभी दिलबर ने मुझे पकड़ लिया। मुझे माफ़ कर दें सर, मैंने जो कुछ किया वो पैसे के अलावा आशा सर की अडार से किया। उन्होंने कहा था अगर मैं ये काम नहीं किया तो वो मुझे पकड़कर किसी भी झूठे केस में फंसा कर जेल में डाल देंगे। वीडियो खत्म हो चुकी थी। हालिम ने गुस्से से फोन बंद करके फ़हीम का थमाया। इट्स इनफ फ़हीम, ये सब मेरी बर्दाश्त से बहुत ही ज्यादा है। आशा इस हद तक चली जाएगी, गुस्से से बोलता हुआ हालिम इस वक्त बर्दाश्त से कड़े मरहल से गुजर रहा था। फिक्र मत कर यार, मैंने कहा ना कि अब मुझे इस वाइल्ड शेरनी को पिंजरे में बंद करना पड़ेगा। बहुत घूम ली आज़ादी से, उसने फ़हीम दी लाइन से पंगा लिया है तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना, वैसे भी बड़े सारे हिसाब निकलते हैं अपनी शेरनी की तरफ मेरे। फ़हीम अपने बाजू से लाता हुआ बोला था, जिस पर मौजूद सहम अब भी नहीं बढ़ा था। वैसे यार अगर देखा जाए तो आशा भी अपनी जगह पर गलत नहीं है, वो जो कुछ भी कर रही है अपनी बहन के लिए कर रही है। काफी देर से खामोश बैठा रूहान बोला, गलत नहीं है, दिमाग चल गया है तेरा, तू देख नहीं रहा कैसे बैंड बजा कर रखी है उसने हाल की, और तू कह रहा है कि गलत नहीं कर रही। रकीम बाई के पापा बड़क बोला था, क्यों? अगर मुझ पर कभी बुरा वक्त पड़े या मेरे साथ कोई गलत करेगा तो क्या खामोशी से बैठा सब देखता रहेगा? बैंड नहीं बजाएगा उसकी। आशा ने भी वही किया जो ऐसे वक्त में कोई भी अपनी बहन या भाई के लिए करता। रूहान ने फौरन रकीम को लाजवाब कर दिया था। बाकी सब उसके बाप पर खामोश हो गए थे।
इस शाकर का क्या किया तुम लोगों ने? बेचारा गरीब बंदा है, उसे छोड़ दो। रूहान ने खामोश बैठे इन चारों से कहा। उफ, मेरे मदर ट्रीसा के मेल वर्जन, हमने उसका कुछ भी नहीं किया, बस उसका फोन छीन कर फहीम के फ्लैट में उसे मेहमान बनाकर रखा हुआ है, जहाँ वो उस वक्त मजे से सो रहा है। रकीम ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा किया। एनीवे, मेरे सीनियर्स हैं डॉक्टर शारक जमाल, उनका बेटा मेरे कोलीग होने के साथ बहुत ही अच्छा दोस्त भी है। उसकी कल शादी है और आज रात मेहंदी और मायूं का फंक्शन है। सर के साथ मेरे दोस्त ने भी बेहद इसरार किया है आने पर, और मैं अकेला जाकर बिल्कुल बोर हो जाऊंगा, इसलिए तुम लोग रात को मेरे साथ फंक्शन में चलो। रूहान इन सबको कुछ देर के लिए इस टेंशन भरे हुए माहौल से निकालना चाहता था। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कहीं भी जाने का यार, इसलिए मेरी तरफ से सॉरी। हाल बेजार से बोलता हुआ खड़ा हो गया था। और मुझे डैड के साथ शाम को एक मीटिंग में जाना है, जहाँ से रात तक मेरी वापसी होगी, तो मेरा जाना भी पॉसिबल नहीं। आदि भी साफ जवाब दिया था। फहीम, रकीम, तुम दोनों कोई बहाना मत करना, क्योंकि तुम दोनों रात को चल रहे हो मेरे साथ। रूहान ने रकीम और फहीम के मुंह खोलने से पहले ही हाथ उठाकर उन्हें ऑर्डर दे दिया था, जिस पर वो दोनों उस बार में सर हिलाते हुए उसे डन कह चुके थे। सुबह नाश्ते की टेबल पर रोज की तरह खामोशी छाई हुई थी। यह खामोशी अब हर वक्त उनके घर में पाई जाती थी, और आदि की मौजूदगी में तो यह खामोशी जैसे नागुजेर हो गई थी, क्योंकि हंसना मुस्कुराना तो 2 साल पहले ही छोड़ चुका था, मगर अब तो जैसे वो बिल्कुल गूंगा हो गया था। 10 बातों में से बामुश्किल 2 बातों का जवाब देता, वरना खामोशी से अपना काम करता और जाकर खुद को अपने बेडरूम में कैद कर लेता। इस घर में या शायद इस दुनिया में उसका बेडरूम ही उसके वाहिद जाए पनाह था। उसका बेडरूम जिसमें उसकी उसकी जान से प्यारी बीवी की यादें आती, जहाँ उसकी लिटिल एंजल मुजस्सम उसके आसपास घूमते थे। मगर आज की यह खामोशी 3 दिन पहले आए हुए तूफान का नतीजा थे। 3 दिन पहले जब महविश अफंदी ने आदि से हाथ में बात करने का फैसला किया था, क्योंकि अब वो अपने जवान बेटे को इस तरह रोते हुए नहीं दे सकते थे। 2 साल हो चुके थे आदि को अपने होल में बंद हुए। वह मासूम चुड़ैल वो तो चली गई थी, मगर जाते जाते भी उनके बेटे को जिंदा लाश बनाकर छोड़ गए थे। और अब तो जरोश का आदि और अनिका की शादी के लिए इसरार भी बढ़ता जा रहा था। तभी 3 दिन पहले उन्होंने नाश्ता करते हुए आदि से इस बारे में क्लियरली बात करने की ठान ली थी। आदि, आहट ऐसा कब तक चलेगा? उन्होंने अपनी प्लेट सैर पर करते हुए सामने बैठे हुए आदि से पूछा। कैसा मम्मी? आदि ने जूस का गिलास मुंह से लगाते हुए संजीदगी से कहा। 2 साल होने को आया, मगर तुम अब तक इस डैन के गांव से नहीं निकले। वो तलही से बोल थे। प्लीज मम्मी, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। आदि ने 2 टोक लहजे में कहा। क्यों? आहर क्यों बात नहीं करना चाहते? 2 साल हो गए आदि, कब तक उसके जाने का गम बनाओगे? बहू तो जहाँ भी होगी ऐशो इज्जत की जिंदगी गुजारी होगी, मगर तुम क्यों उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? मैं भी शाफंदी ने तय से कहा। मैं कोई अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा मामा, मैं ऐसे ही खुश हूँ, उसी तरह जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। आदि ने गुस्से से गिलास टेबल पर पटक दिया था। मगर हम खुश नहीं आदि, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, हमारे इकलौते वारस। ये इतनी बड़ी जायदाद, ये बैंक बैलेंस, ये सब किसके लिए है? तुम्हारी और तुम्हारी आने वाली औलाद के लिए। आह, कब तक तुम यूं तन्हा रहोगे? हम भी चाहते हैं कि हमारी बेटी भी हंसती बसती भी फैमिली हो, बीवी हो, बच्ची हो। एक जवान बेटे के माँ बाप होने के नाते अपने पोता पोती को अपने गोद में खिलाने की आरज़ू हमें भी है, मगर तुम इस घटिया लड़की का रोग दिल से लगाकर बैठी हो और अपने माँ बाप को दिन रात न जाने किस जुर्म की सजा दे रहे हो। शहरी, आप कुछ कहते क्यों नहीं है उसे? महबूब अफंदी ने खामोशी से चाय पीते हुए शहरियार अफंदी को भी बीच में घसीट लिया था। देखो आदि, तुम अपनी माँ की बात मान लो बेटा, शादी कर लो। आहर कब तक तुम यूं ही तन्हा जिंदगी गुजारोगे? शहरिया साहब भी अपने तैये उसे समझाने की कोशिश की थी, जिस पर वह खामोशी से टेबल को घूरने लगा था। जरूर 1000 बार मुझसे तकाजा कर चुकी है, आहर कब तक वो अनिका को ऐसी उसके इंतजाम में बिठाए रखेगी? महविश ने आदि को घूरते हुए दोबारा से कहा था। मैंने जरूर शांति से नहीं कहा कि वो अनिका को मेरे इंतजाम में बिठा कर रखे। मैं कभी भी उसे शादी नहीं करूंगा डैड, क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। आदि ने हतमी अंदाज में कहा था। शादीशुदा? हाँ, इससे बड़ा मजाक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना। कौन सी शादी? कैसी शादी? कहाँ है तुम्हारी बीवी? तुम मान क्यों नहीं लेके कि तुम्हारी बेगोरी बीवी तुम्हें छोड़कर भाग चुकी है? फिर किसकी शादी की बात कर रही हो तुम शादीशुदा हो नहीं, बल्कि थे। अब तुम सिंगल हो। जिससे तुमने शादी की थी ना, वो अब तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं है। जिसका रोक दिल से लगाए तुम बैठी हो ना, इस बदकिरदार लड़की ने शादीशुदा होते हुए भी अपने शोहर पर अपने बॉयफ्रेंड को तरजीह दी और अपना मुंह काला करके उसके साथ भागे। तुम्हारी इसी नाम नहाद बद चलन घटिया अवारा बीवी से लाख गुना बेहतर है अनिका। खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, और कम से कम उसे तुम्हारी बीवी की तरह 10 जगह मुंह मारने की आदत नहीं है।
महविश अफंदी की जहर उगलती जुबान को आदि के जोरदार दार ने ब्रेक लगाया था। इनफ मामा, जोर से चलाते हुए सामने रखा जूस का जग उठाकर सामने दीवार पर दे मारा था, जो कि दीवार पर लगे हुए फैंसी बल्ब से टकराकर नीचे गिरा था और चिकना चूर हो गया था। फिर झपट कर उसने फ्रूट बास्केट में रखी हुई छुरी उठाई थी और जुनूनी अंदाज में अपने दाएं हाथ को बूटन से काट डाला था। शहरियार साहब चीखते हुए आगे बढ़कर जब तक उसके पास पहुंचे, वो दूसरा हाथ भी बेदर्दी से काट कर अब बूटना से बिफर चुका था। शहरियार साहब की गिरफ्त में वो दीवाना वार वही अमल दोहरा रहा था। जब घबराए हुए शहरियार साहब ने मजबूती से आदि को हाथ पकड़कर उसे छुरी छीनी थी। वो ऐसी नहीं है, वो ऐसी नहीं है, मेरी मेहरोसा ऐसी नहीं है, मेरी एंजल ऐसी नहीं है, वह मुझ पर किसी को तरजीह नहीं दे सकती, वो बद किरदार नहीं है, वो मेरी बीवी है, मेरी है, वो मेरी है, बस वो मेरी है। जब दीवानगी बड़े अंदाज में बोलता वो इस वक्त सचमुच पागल लग रहा था। आदि बेटा प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, आदि प्लीज चलो मेरे साथ, हाथ दो, चलो कितना खून बह रहा है, प्लीज चलो मेरे बच्चे। शहरियार साहब उसका जनून देखकर बुरी तरह से डर गए थे और आदि के खून बहते हाथों को अपने हाथों में जकड़ कर नौकर से रूहान को बुलाने के लिए कहा था। साथ ही उसे साथ लिए वे वॉशरूम की तरफ बढ़ गए थे। नल के नीचे उसके खून आलूदा हाथों को धोते हुए उनका दिल बुरी तरह से तड़प रहा था। क्या हो गया था उनके आदि को? किसी और के गुनाह की सजा वो 2 साल से खुद को दे रहा था। शहरियार साहब ने उसके दोनों हाथों को टावल में लपेटा था और उसको लेकर बाहर आ गए थे। इस दौरान वो बिल्कुल खामोश रहा था। खुद को तकलीफ देकर अब वो पुरस्कून था, जबकि महविश अफंदी अब तक साकत खड़ी फर्श पर गिरे हुए आदि के खून को फटी फटी आंखों से देख रहे थे। शहरियार साहब ने आदि को वापस लाकर उसकी कुर्सी पर बिठा दिया था और खुद भी अपने चेयर पर बिठाकर नम आंखों से देखने लगे थे। आदि मेरे बच्चे, क्यों खुद को अजियत देती हो? क्या मिलता है तुम्हें खुद को चोट पहुंचाकर? वो दुखी नजर से बेटे का चेहरा देखते हुए बोले थे, मेरोसा मेरी जिंदगी है, मेरी मोहब्बत है, मेरा इश्क है डैड, जिसे मामा गालियां दे रही थी, बद किरदार बद चलन कह रही थी, वो मेरी मोहब्बत है। मामा मेरी इज्जत को, मेरी गैरत को गालियां दे रही थी, मेरी मोहब्बत को गालियां दे रही थी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो लड़की मेरे जीने की वजह है। आज मैं अगर जिंदा हूँ तो इसी आस पास के मेरी मेरोसा एक ना एक दिन जरूर मेरे पास वापस आएगी। एक दिन वो मुझे जरूर मिलेगी, जरूर। वो ऐसी नहीं है, वो ऐसी नहीं है, मेरी मेरोसा ऐसी नहीं है, मेरी एंजल ऐसी नहीं है, वो मुझ पर किसी को तरजीह नहीं दे सकती, वो बद किरदार नहीं है, वो मेरी बीवी है, मेरी है, वो मेरी है, बस वो मेरी है। जब दीवान की बड़े अंदाज में बोलता वो इस वक्त सचमुच पागल लग रहा था। आदि बेटा प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, आदि प्लीज चलो मेरे साथ, हाथ दो, चलकर देखो कितना खून बह रहा है, प्लीज मेरे बच्चे। शहरियार साहब उसका जुनून देखकर बुरी से डर गए थे और आदि के खून बहते हुए हाथों को अपने हाथों में जगह कर नौकर से रूहान को बुलाने के लिए कहा था। साथ ही उसे साथ लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गए थे। नल के नीचे उसके खून आलूदा हाथों को धोते हुए उनका दिल बुरी से तड़प रहा था। क्या हो गया था उनके आदि को? किसी और के गुनाह की सजा वो 2 साल से खुद को दे रहा था। शहरियार साहब ने उसके दोनों हाथों को टॉवल में लिपटा था, उसे साथ लिए बाहर आ गए थे। इस दौरान वो बिल्कुल खामोश रहा था। खुद को तकलीफ देकर वो पुरस्कून था, जबकि महविश अफंदी अब तक साकत खड़ी फर्श पर गिरे हुए आदि के खून को फटी फटी आंखों से देख रहे थे। शहरियार साहब ने आदि को वापस लाकर उसकी कुर्सी पर बिठा दिया था और खुद भी अपनी चेयर पर बैठकर नम आंखों से उसको देखने लगे थे। आदि मेरे बच्चे, क्यों खुद को अजियत देती हो? क्या मिलता है तुम्हें खुद को चोट पहुंचाकर? वो दुखी नजर से बेटे का चेहरा देखते हुए बोले, मेरोसा मेरी जिंदगी है, मेरी मोहब्बत है, मेरा इश्क है डैड, जिसे मामा गालियां दे रही हैं, बद किरदार बद चलन कह रही हैं, वो मेरी मोहब्बत है। मामा मेरी इज्जत को, मेरी गैरत को गालियां दे रही हैं, मेरी मोहब्बत को गालियां दे रही हैं, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो लड़की मेरे जीने की वजह है। आज मैं अगर जिंदा हूँ तो इसी आस पास के मेरी मेरोसा एक ना दिन जरूर मेरे पास वापस आएगी। एक दिन वो मुझे जरूर मिलेगी, जरूर। तब तक मैं उसका इंतजार करूंगा। और मम्मा आइंदा उसे गालियां देने से पहले ध्यान रखिएगा कि आप मेरोसा को नहीं, मुझे यानी कि अपने बेटे को गालियां दे रही हैं। चित्ते सबसे लाल होते चेहरे के साथ ही वह फर्श पर पड़े हुए अपने खून को देखता अजब दीवानगी पड़े हुए लहजे में माँ और बाप दोनों से बोला था, जबकि नौकर अब फर्श पर बिखरा हुआ उसका खून साफ करने लगे थे। ठीक है आदि बेटा, कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर प्लीज तुम आगे से खुद को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। शहरियार साहब लजरते हुए लहजे में बोले थे। तभी घबराया रूहान अंदर आया था। ये क्या हुआ आदि? रूहान ने उसके हाथ में बंदी हुई टॉवल खोलते हुए पूछा था, जिसके खून से रंग गए थे। शहरियार साहब ने इशारे से उसे खामोश रहने को कहा था। फिर रूहान जब तक उसके हाथों की बैंडेज करता रहा था, वो सर झुकाए खामोशी से बैठा रहा था। इस दौरान महविश बस खामोशी से लबों पर कफर डाले आदि को साकत नजर से देखती रही थी और आदि भी माँ की नजरें खुद पर महसूस करता दिल ही दिल में सख्त शर्मिंदा था। वो जानता था कि आज वो माँ बाप के दिल
काफ़ी से ज़्यादा दुखा चुका था, मगर वह शदीद बेबस था। रूहान उसके हाथों की बैंडेज करके खामोशी से उठकर चला गया था। आई एम सॉरी डैड, मुझे ज़्यादा ही गुस्सा आया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी एंड मम्मा प्लीज़ मुझसे आगे से मेरी शादी के मौजूद पर बात ना करें और आंटी से कह दीजिए कि वो अनिका की शादी कर दे, मेरा इंतज़ार ना करे। मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए दोबारा शादी नहीं करूँगा। धीमी आवाज़ में बोलता हुआ उठकर अपने बेडरूम में चला गया था। पीछे दोनों मियाँ बीबी खामोश बैठे रह गए थे। 3 दिन पहले घर में होने वाले इस हंगामे से शहरियार साहब और महबूज अफंदी को दिला कर दिया था, इसलिए 3 दिन से महबूज अफंदी नॉर्मल अंदाज में रोज़मर्रा के काम अंजाम दे रहे थे। उनका दिल आदि के इतने शदीद रिएक्शन से बेहद खौफजदा हो गया था। वो पहले भी आदि कई दफ़ा ऐसे गुस्से का मुजाहरा कर चुका था, मगर उन पर उसका कभी भी चीहा नहीं था। इस बार आदि के लहजे में उन्होंने अजीब सी दीवानगी देखी थे, आंखों में एक अलग सा जुनून देखा था। तभी वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और आदि से भी अपने अल्फाज के लिए एक्सक्यूज कर चुके थे, क्योंकि बहरहाल पांजी से ज़्यादा उन्हें इकलौता बेटा जी था। अनिका की जिद के सामने वो बेटे की ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगा सकती थी। आदि बेटा, तो आज आप मुल्तान जा रहे हैं? नाश्ते से हाथ रोककर शहरियार साहब ने पूछा था। हाँ डैड, बस नाश्ता करके निकल रहा हूँ। आदि ने फोक से बॉयल एग का टुकड़ा मुंह में रखते हुए संजीदगी से कहा था। उसके बाद दोनों हाथ अब भी आधी उंगलियों से हथेलियों तक पट्टियों में जकड़े हुए थे। अगर ज़मीन और आसपास की सराउंडिंग आपको पसंद आ जाए तो डील आज ही फाइनल कर लेना, शहरियार साहब ने कहा था। ओके डैड, मेरे साथ जासर साहब और उनके असिस्टेंट भी हैं, वो एक्सपीरियंस बंदे हैं, इस मामले में उनके गाइडेंस हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। चले फिर मैं निकलता हूँ, पहुँचने में भी 3-4 घंटे लग जाएंगे। वो नैपकिन से हाथ पहुँचता हुआ उठ खड़ा हुआ था। अभी 8 बज रहे हैं, पहुँचते पहुँचते भी 11 बज जाने थे। तभी बारी बारी वो माँ और बाप को अलविदा कहता हुआ अफंदी पैलेस से निकल गया था।